2 दिन के अपने पाकिस्तान दौरे से सुषमा स्वराज स्वदेश लौट आई हैं। आज संसद में विदेश मंत्री अपने पाकिस्तान दौरे पर बयान देंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच गतिरोध खत्म हो गया है। अब दोनों देशों के बीच समग्र बातचीत होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद सुषमा स्वराज और सरताज अजीज ने साझा बयान जारी किया। तय किया है कि हम नए सिरे से उसको कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग कहेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग में वो सभी पिलर्स होंगे जो कॉम्पोजिट डायलॉग में थे, पर उसके अलावा भी कुछ और चीजें जोड़ी जा सकती। भारत और पाकिस्तान के बीच मुंबई हमले के बाद समग्र बातचीत बंद थी। दोनों देशों के विदेश सचिव अब मिलकर समग्र बातचीत के लिए तारीख और तरीका तय करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली बातचीत के एजेंडे में मुंबई हमला, आतंकवाद और जम्मू कश्मीर का मुद्दा होगा। वहीं सियाचिन, सर क्रीक और आर्थिक सहयोग पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में सुषमा स्वराज ने कहा कि आतंकवाद को कहीं भी किसी भी तरह पनाह न मिले। कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि व्यापारिक रिश्तों में परिपक्वता दिखाने का वक्त आ गया है। सुषमा स्वराज ने अफगानिस्तान को सुरक्षा देने का भरोसा भी जताया। भारत और पाकिस्तान के बीच समग्र बातचीत पर शिवसेना ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद खत्म नहीं करता तब तक बातचीत का कोई फायदा नहीं होगा। सुषमा स्वराज आज संसद में अपनी पाकिस्तान यात्रा पर बयान देंगी। सुषमा के पाकिस्तान दौरे का बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने विरोध किया था। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर दूसरे दिन भी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के तेवर आक्रामक रहे। राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस को 100% साजिश का नतीजा बताया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री ऑफिस पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएमओ के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। 100% political vendetta, pure political vendetta coming out of the PM office. This is what this is. This is their way of doing politics. Pure 100% vendetta. लेकिन बीजेपी का आरोप है कि So I have full faith in the legal system of this country, and we will see at the end what comes out. The truth will come out. It is the other way around. It is the other way around. Who is threatening judiciary? We all know. नेशनल हेराल्ड मामले पर बीजेपी को शिवसेना का साथ मिला है। संजय राउत ने साफ कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले से बीजेपी और सरकार को कोई लेना देना नहीं है। ये मामला पूरी तरह कोर्ट का है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा यही किया है। इस देश का भी बहुमूल्य समय और सदन का भी हमेशा डिस्टर्ब किया है। इसलिए देश की हालत है। नेशनल हेराल्ड ये कोई नेशनल इशू नहीं है, ये उनका पर्सनल इशू है, और व्यक्तिगत कारणों से अगर सदन को बाधा पहुंचाता है मुझे लगता है सबसे बड़ा अपराध। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार के ऑड इवन कार फार्मूले को केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गृह मंत्री ने उन्हें इस फार्मूले के लागू होने को लेकर भरोसा दिया है। बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस था राजनाथ सिंह जी का, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस इसमें सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कुछ इश्यूज को फ्लैग किया जिसको हमने कहा कि सॉर्ट आउट करेंगे, और जो भी खाका है एक बार उनसे चर्चा करेंगे। केजरीवाल और राजनाथ सिंह के बीच करीब 40 मिनट मुलाकात हुई। इसमें गृह मंत्री ने भी कई सुझाव दिए। राजनाथ सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहा कि कामकाजी या अकेली महिलाओं पर कार फार्मूले से जुड़ा नियम लागू न करें। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि समयबद्ध तरीके से गैर सीएनजी गाड़ियों को हटाने का उपाय हो। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। गडकरी ने भी ऑड इवन प्लान को समर्थन देने का भरोसा दिया। दिल्ली में 1 जनवरी से ऑड इवन फार्मूले को लागू होने से पहले सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार 4000 अतिरिक्त बसें 1 जनवरी से सड़कों पर उतारेगी। दिल्ली सरकार ने इसके लिए दिल्ली कॉन्ट्रैक्ट बस एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक की। सभी सीएनजी बसें डीटीसी के तहत चलेंगी। एक तरफ दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए ऑड इवन फार्मूले पर काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कचरे से चलने वाले बिजली प्लांट की रोक पर चुप है। ओखला में कचरे से चल रहे बिजली प्लांट को बंद करने को लेकर स्थानीय लोग लगातार दिल्ली सरकार से गुजारिश कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक ओखला में कचरे से चलने वाले बिजली प्लांट से दिन रात 3.5 लाख कारों के बराबर जहरीला प्रदूषण निकलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम के वाराणसी दौरे को देखते हुए तैयारियां जारी हैं। गंगा घाट पर सीढ़ियों की मरम्मत की जा रही है। सुरक्षा इंतजाम के तहत गंगा घाट पर सेना के जवानों ने डेरा डाल रखा है, तो वहीं एयरपोर्ट पर भी सतर्कता के लिए चेकिंग अभियान जारी है।
वाघा बॉर्डर पर बुधवार की रात कैंडल मार्च निकाला गया। आज विश्व मानवाधिकार दिवस है। इसकी पूर्व संध्या पर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। चित्रकूट में मानिकपुर के पतेरिया गांव में बुधवार को मतदान के दौरान हिंसक झड़प हुई। पुलिस के जवान और स्थानीय लोगों के बीच हुई इस झड़प में कई लोगों के घायल होने की खबर है। आरोप है कि पीठासीन अधिकारी एक दबंग प्रत्याशी के लिए फर्जी मतदान करवा रहे थे। इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों को मिलने के बाद हंगामा शुरू हो गया। मामले को शांत कराने के लिए मौके पर डीएम-एसपी को पहुंचना पड़ा। मैनपुरी में भी ग्राम प्रधान के चुनाव के दौरान 2 प्रत्याशी गुटों में वोट डालने को लेकर झड़प की खबर है। हंगामे में एक गुट ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस की गाड़ी टूट गई। भड़के लोगों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। दिल्ली सरकार के रोजगार मेले में करीब 3000 लोगों को नौकरियां मिली। 2 दिन चले इस जॉब फेयर में करीब 12000 लोगों को नौकरी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। दिल्ली सरकार के रोजगार विभाग ने इस मेले का आयोजन किया था। शिक्षा निदेशालय ने नर्सरी दाखिले के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन में प्राइवेट स्कूलों को पॉइंट सिस्टम तय करने की छूट दी गई है। पहले की तरह ही प्राइवेट स्कूल अपने आधार पर क्राइटेरिया तय करेंगे। रेलवे के अंबाला डिवीजन ने कोहरे का हवाला देते हुए 4 शताब्दी समेत 21 ट्रेनों को 8 जनवरी से 29 जनवरी के बीच रद्द कर दिया है। रेलवे ने सर्दी में शताब्दी को हर मंगलवार और रविवार के लिए रद्द किया है। वहीं अंबाला डिवीजन की करीब 124 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेंगी। सलमान खान हिट एंड रन मामले में आज फैसला आएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट में लगातार तीसरे दिन 2002 के हिट एंड रन केस पर सुनवाई हुई। इससे पहले सलमान खान को सेशंस कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ सलमान खान ने हाई कोर्ट में अपील की थी, जिस पर आज फैसला आएगा। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों की नीलामी बुधवार को हुई। दाऊद के दिल्ली जायका नाम के रेस्टोरेंट को एस बालकृष्णन ने 4 करोड़ 28 लाख रुपए में खरीदा। वहीं दाऊद की मुंबई में कई दूसरी संपत्तियों की भी नीलामी की गई। पुणे के मोहम्मदवाड़ी महिला सुधार गृह से 38 महिलाएं फरार हो गईं। इन महिलाओं को पीटा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। महिला सुधार गृह में तोड़फोड़ करके ये महिलाएं भागी। भागने वालों में कई बांग्लादेशी लड़कियां भी हैं। हालांकि पुलिस ने अब तक 18 महिलाओं को पकड़ लिया है। जयपुर में हाथी की सवारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। पर्यटक हाथी की सवारी करने आमेर और जल महल आते हैं। इसके खिलाफ वन्य जीवों की एक संस्था ने याचिका दायर की थी, जिसमें हाथियों से हो रही क्रूरता का जिक्र था। फिलहाल जयपुर में 116 हाथी टूरिस्टों को सवारी करवा रहे हैं। 3 नक्सलियों ने औरंगाबाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। इन नक्सलियों में एक सब जोनल कमांडर है, जबकि 2 एरिया कमांडर हैं। समर्पण करने वाले नक्सली संजय यादव पर सरकार ने इनाम घोषित कर रखा था। ये झारखंड के 5 कांडों में वांछित था। एक एनजीओ की मदद से अब झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल और महिला चिकित्सालय में रोगियों को सुबह, दोपहर और रात का खाना मिलेगा। जीवन चैरिटेबल ट्रस्ट ने रोगियों के खाने का जिम्मा उठाया है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। अमिताभ की फिल्म की शूटिंग अदुरिया के जंगल में चल रही है। सदी के महानायक की शूटिंग को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं सुरक्षा में भी काफी पुलिस बल लगाया गया। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मौसम विभाग ने 3 दिन में भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी दी है। सूबे के 13 जनपदों के जिला अधिकारियों को सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। सेना, एसएसबी, एसडीआरएफ और आईटीबीपी पुलिस के साथ ही आपदा प्रबंधन की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में एक शख्स पर अपने 11 साल के बेटे पर धारदार हथियार से वार करने और जलाने का आरोप लगा है। किराए के मकान में रहने वाला निपेन ड्यूटी से लौटने के बाद किसी बात पर नाराज हो गया और अपनी पत्नी को पीटने लगा। पत्नी किसी तरह घर से बाहर भागी तो अपने नाबालिग बेटे पर ही गुस्सा निकालने लगा। महिला ने पड़ोसियों की मदद से अपने बेटे को बचाया। मानव तस्करी के शिकार हुई पश्चिम बंगाल की 18 साल की युवती को देखने अस्पताल पहुंची दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल। पीड़िता से मिलने के बाद स्वाति मालीवाल ने पीड़िता के इलाज में उपेक्षा का आरोप लगाया। वहीं पीड़िता से बातचीत के बाद बताया कि पश्चिम बंगाल से लाने वाले युवक ने पीड़िता से रेप करने के बाद एक HIV पीड़ित युवक के हाथों 50,000 में बेच दिया, जिसने उसके साथ खुद भी रेप किया और दूसरे ग्राहकों के पास भी भेजा। पीड़िता के मना करने पर उसकी बुरी तरह पिटाई की जाती थी। 18 साल की इस पीड़िता के साथ पिछले 6 महीने से हर दिन 10 बार रेप किया जाता था।
दिल्ली के मयूर विहार में शादी के दौरान चली गोली में एक युवक घायल हो गया। घटना मयूर विहार थाने इलाके के पास घटी। शादी में मेरठ से आए सन्नी कुमार को गोली पैर में लगी है। बैतूल में एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से 7 साल की एक मासूम बच्ची के पैर काटने की नौबत आ गई। बच्ची को सर्दी खांसी के इलाज के दौरान डॉक्टर ने जेटामासिन इंजेक्शन कमर में लगा दिया, जिसके बाद बच्ची की कमर में सूजन आ गई थी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मां और बेटी की आत्महत्या का संदिग्ध मामला सामने आया है। मां और बेटी का शव फांसी पर लटकते मिले। बेटी बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षिका थी, वहीं मां रिटायर्ड शिक्षिका थी। मामला शाहजहांपुर के खलील शर्की कॉलोनी का है। इंदौर पुलिस ने कविता रैना मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। कविता रैना की हत्या का आरोप एक बुटीक चलाने वाले महेश बैरागी पर लगा है। पुलिस के मुताबिक कविता रैना को महेश बैरागी ब्लैकमेल करना चाहता था, लेकिन कविता के इनकार करने पर उसकी हत्या कर दी और लाश को अलग अलग टुकड़ों में काटकर फेंक दिया। आरोपी महेश बैरागी पहले ब्लू फिल्म मामले में पकड़ा जा चुका है। कोकीन के काले कारोबार में पुष्कर नगर पालिका के भाजपा पार्षद के बेटे का नाम सामने आया है। पुलिस ने पिछले दिनों कुलदीप नाम के शख्स को 50 लाख रुपए की कोकीन के साथ जयपुर में पकड़ा था। कुलदीप से पूछताछ के दौरान पार्षद मंजू डोलिया के बेटे चेतन डोलिया का नाम आया। पुलिस ने बताया कि चेतन डोलिया से उसने कोकीन ली थी। घूसखोरी के आरोप में धरे गए दिल्ली सरकार के आईएएस अफसर के पास से करोड़ों की संपत्ति मिली है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आधा दर्जन प्रॉपर्टी के साथ आरोपी आईएएस अफसर के लॉकर से सोने के 31 बिस्किट मिले हैं। दिल्ली के कृष्णनगर इलाके में स्कूटर सवार से हुई 6 लाख रुपए की लूट का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि बाइक सवार 3 बदमाश स्कूटर पर सवार राजकुमार शर्मा के स्कूटर को पहले गिराते हैं और फिर लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। व्यापारी का विरोध करने पर 3 गोली भी चलाते हैं और पैसों से भरा बैग लेकर मौके से फरार हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में चोरी के संदेह में 11वीं की छात्राओं को निर्वस्त्र कर तलाशी लेने का मामला सामने आया है। 2000 रुपए की चोरी की शिकायत पर लड़कियों को लेबोरेटरी में ले जाकर शिक्षिकाओं ने पहले बैग की तलाशी ली और फिर कपड़े उतरवाकर जांच की। खबर है कि घटना से शर्मिंदा होकर छात्राओं ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में 87 छात्रों को फेल किए जाने पर आक्रोश है। फेल होने की वजह से एक छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश भी की है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज ने अवैध उगाही करने के लिए जानबूझकर छात्रों को फेल किया है। बिहार के छपरा में बीएड की परीक्षा के दौरान छात्र छात्राएं जमकर नकल करते पकड़े गए। परीक्षा सेंटर पर नकल के लिए लाए गए नोट्स और किताबें बिखरी मिली। पूरे मामले में परीक्षा केंद्र की अधीक्षक भी नकल पर रोक लगाने को लेकर लाचार दिखी। गुड़गांव में एक 39 साल के शख्स की उसके भतीजे ने गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक रोहतक का रहने वाला परमजीत अपने भतीजे नवीन के साथ गुड़गांव में रहता था। परमिंदर रात में क्लाइंट से पैसे लेकर आया था। यूपी के देवरिया में वोट देने को लेकर पति पत्नी में विवाद के बाद पति ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। आरोप है कि ग्राम प्रधान प्रत्याशी ने महेंद्र को जमकर शराब पिलाई थी और उसे पत्नी के साथ वोट देने को कहा था, लेकिन महेंद्र की पत्नी दूसरी महिलाओं के साथ वोट डालने चली गई। इसी से नाराज महेंद्र ने पत्नी की पिटाई कर दी और लोगों द्वारा भला बुरा कहने के बाद आत्महत्या की कोशिश की। पटना के एग्जीबिशन रोड में मोबाइल दुकान से मोबाइल खरीदने गए तौशीफ नाम के शख्स को दुकानदार ने नकली नोट के साथ पुलिस के हवाले किया। पकड़े गए युवक के पास से हजारों रुपए के नकली नोट मिले हैं।